फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटीज के साथ रिलेटेड ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सीआईबी जेआईबी के लिए और साथ के साथ प्रमोशन एग्जाम्स के लिए भी। मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें एंड विल ट्राई टू कवर दिस वीडियो इन 2 to 3 पार्ट्स। तो 20 मिनट्स के सेशंस रहेंगे और इसके रिलेटेड अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो अभी के अभी लिखो अपडेट्स और उसे व्हाट्सअप कर दो टू द नंबर 8360944207। चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। इट्स रिलेटेड टू द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एंड द रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर द रेजिडेंट्स, राइट। तो एलआरएस क्या रहता है? एलआरएस इज वे जिसके थ्रू जो रेजिडेंट्स हैं वो पैसा बाहर भेज सकते हैं, यानी कि जो भी अपने सगे संबंधी हैं मेडिकल पर्पसेस के लिए या और पर्पसेस के लिए दे कैन सेंड द मनी आउटसाइड इंडिया। दैट्स एलआरएस, सिंपल शब्दों में अगर बात करें। एंड एलआरएस के अंदर वी आर हैविंग मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, लाइक हमारे पास करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले समझते हैं कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या है। सिंपल शब्दों में बोले तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है, जैसे लेट्स से कोई पर्सन है ए जो इंडिया में रह रहा है और ये कोई ट्रांजैक्शन करता है बाहर की कंट्री में एंड उस ट्रांजैक्शन के साथ इसके जो एसेट लाइबिलिटीज हैं बाहर की कंट्री में वो अल्टर हो जाते हैं। या मान लीजिए कोई पर्सन है, फॉरेनर है, जो कि इंडिया से बाहर रह रहा है। हेयर लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर एक फॉरेनर है। अब वो कोई ट्रांजैक्शन करता है जिसके साथ उसके एसेट लाइबिलिटीज या कंटिजेंट लाइबिलिटीज इंडिया में जो है वो अल्टर हो जाती हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम क्या कहते हैं? वी से सच ट्रांजैक्शंस टू बी द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। और दूसरी जो ट्रांजैक्शन की टाइप है उसे हम कहते हैं करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन यानी कि जो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, लेट्स से जिसमें आप ट्रेड से रिलेटेड पेमेंट कर रहे हो, लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या फिर आपके जो इनकम मिल रही है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, या के जो एक्सपेंसेस हैं ट्रैवल को लेकर के, उन सभी ट्रांजैक्शंस को करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। चाहे फैमिली मेंटेनेंस हो, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे लेके जा रहे हो, चाहे आप बाहर घूमने जा रहे हो, वो सभी आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में शामिल होती हैं। एंड फिर बात आती है रिलेटेड टू रेमिटेंसेस, यानी कि जो पैसा आपने बाहर रिमिट करा उसके बारे में कि कितना पैसा रिमिट कर सकते हो, उन सभी चीजों से रिलेटेड। फर्दर इनको एनफोर्स कौन करता है, गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट कौन करेगा, कंप्लायंस का कौन ध्यान रखेगा, वो सब चीजें भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2E। इसे सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है। एंड साथ के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई ट्रांजैक्शन रेजिडेंट्स या नॉन रेजिडेंट्स की एसेट लाइबिलिटीज एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज को ऑल्टर करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वी से सच ट्रांजैक्शन टू बी कैपिटल ट्रांजैक्शन। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की एग्जांपल क्या है? लेट्स से आपने इन्वेस्टमेंट करी है अब्रॉड, राइट। अगर इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करते हो बाहर, या फिर आप लोन देते हो एनआरआई को, या फॉरेन बैंक अकाउंट ओपन करते हो, दीज आर ऑल दी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और वहीं दूसरी तरफ जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं इनको कवर किया गया है सेक्शन 2J में। लेट्स से जो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, like it's related to the trade payment, interest and income, travel, या services like medical education maintenance. These all are your current account transaction. अब देखिएगा, अब फेमा के यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड कुछ एक रूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, राइट। सो कैपिटल अकाउंट किससे डील करता है? डील्स विद द एसेट, जो आपकी लाइबिलिटी ट्रांजैक्शंस है अब्रॉड उनसे डील करता है। जो करंट अकाउंट है दैट डील्स विद जो रूटीन की ट्रांजैक्शन डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके साथ डील करता है। जो रिमिटेंस रूल्स है दोज आर कवर्ड अंडर द एलआरएस, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में कवर्ड है। एंड पेनल्टीज के रिलेटेड क्या है कि कंप्लायंस कौन कर रहा है एंड फर्दर इन्फोर्समेंट जो मैकेनिज्म्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या पेनल्टी पड़ेगी। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस आर देयर रिलेटेड टू द ऑथराइज्ड डीलर्स। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको एक की फ्रेमवर्क बता दिया कि कौन कौन से फ्रेमवर्क, जो फेमा का फ्रेमवर्क है उसमें क्या क्या एरियाज हमारे कवर होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट कि रेजिडेंट कौन होता है, हु इज सेड टू बी द रेजिडेंट। लेट्स से को जो पर्सन इंडिया में 182 डे से ज्यादा रह रहा है पिछले एक फाइनेंशियल ईयर से, उसे हम क्या कहते हैं? वी से सच पर्सन टू बी रेजिडेंट। ये डेफिनेशन जो है दैट इज एक्चुअली एज पर द फेमा। तो जो स्टूडेंट आपके अब्रॉड रह रहे हैं उनको हम इस कैटेगरी में शामिल नहीं करते। जो पर्सन अब्रॉड गए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको शामिल नहीं करते। जो पर्सन अब्रॉड है बिजनेस के लिए, या फिर जो पर्सन इंटेंशनली बाहर रह रहे हैं
अगर वो इंडिया में रहते हैं, उनको कवर नहीं करेंगे इस डेफिनेशन में। अदरवाइज एवरी सिंगल पर्सन हु इज स्टेइंग हियर इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, उनको हम क्या कहेंगे? वी से सच पर्सन टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। उनको इंडियन रेजिडेंट हम कंसीडर करते हैं। इज दैट क्लियर? Now, after that, it's related to the person who is non-resident but not permanently resident, यानी कि पर्सन जो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट तो है लेकिन परमानेंटली रेजिडेंट नहीं है। सी फेमा के तहत हम मान सकते हैं कि पर्सन जो है वो नॉन रेजिडेंट है लेकिन परमानेंटली रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि इसे हम कहते हैं स्टेटस रिलेटेड टू द एनआर एनपीआर, राइट। सो वो इंडिया में रह रहे हैं, मान लो बिजनेस पर्पज के लिए या एम्प्लॉयमेंट के पर्पज के लिए। वो इंडिया में आए हैं लेट्स से एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए या अपना बिजनेस चलाने के लिए, ट्रेड के लिए, वोकेशन के लिए या किसी और पर्पस के लिए, जिसके तहत वो इंडिया में एक अनसर्टेन पीरियड के लिए रह रहे हैं। लेकिन वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे बिकॉज उनका एम्प्लॉयमेंट लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है या उनके जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो क्लियरली कहते हैं कि वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए रहेंगे एंड वो अपना परमानेंट रेजिडेंस जो स्टेटस है वो इंडिया से बाहर ही रखने वाले हैं। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से हमें समझना पड़ेगा। यहां पर एक सिंगल क्राइटेरिया है कि वो फॉरेन सिटीजन जो इंडिया में हैं लेस देन 3 इयर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट और असाइनमेंट, वो क्वालिफाई करते हैं फॉर द एनआर एनपीआर स्टेटस। एंड हाँ, डेफिनेटली वो एलआरएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर वो मैंडेटरी टैक्स एंड स्टैट्यूटरी डिडक्शंस करवा देते हैं तो। Then after that it's related to restrictions on holding the forex। अब यहाँ पर हम फेमा के कुछ एक इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट वन इट्स रिलेटेड टू द सेक्शन नंबर 4 जो कि डील करता है विद द जो रेजिडेंट्स हैं कि वो फॉरेन एक्सचेंज को एक्वायर नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी पर्सन जो इंडिया में है वो ना तो फॉरेन एक्सचेंज को एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ना ही उस पर मालकियत कर सकता है, ना ही उसे पोजेस कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है किसी भी फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन सिक्योरिटी को या इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो कि इंडिया से बाहर है, अनटिल और अनलेस उसे एक्वायर किया गया था जब वो एक नॉन रेजिडेंट पर्सन था। यानी कि जब वो नॉन रेजिडेंट पर्सन था तब तो एक्वायर कर सकता है, अदरवाइज वो उसे एक्वायर नहीं कर सकता। दैट इज एक्चुअली नॉट अलाउड। एंड लिबरलाइजेशन के तहत जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अब्रॉड प्रॉपर्टी में एंड इक्विटी में, लेकिन उनको अपनी एक्सटेंट गाइडलाइंस के साथ क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना पड़ेगा। दैट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड। फर्दर इट्स रिलेटेड टू लिबरलाइजेशन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो, आरबीआई अलाउ करता है इन रेजिडेंट्स को कि आप प्रॉपर्टी में, इक्विटी में, डेब्ट में, फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो विद इन द प्रिस्क्राइब्ड एलआरएस लिमिट्स। फर्दर इट्स रिलेटेड टू सेक्शन 6 जो कि डील करता है परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के साथ, यानी कि जो कोई भी पर्सन है, रेजिडेंट है, वो फॉरेन एक्सचेंज को ड्रॉ कर सकते हैं फॉर द परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, यानी कि ऐसी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो कि परमिटेड है, आप उनके लिए पैसा ड्रॉ कर सकते हो। जैसे बाहर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, जॉइंट वेंचर करना है, प्रॉपर्टी परचेज करनी है, या अपने फॉरेन अकाउंट या ओवरसीज जो फॉरेन अकाउंट्स होते हैं वो आपने ओपन करने हैं, उन पर्पसेस के लिए यू कैन ड्रॉ द फॉरेन एक्सचेंज, वहां पर अलाउ किया गया है। देन इट्स रिलेटेड टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 ऑफ द फेमा दैट डील्स विद द कि आप यूटिलाइजेशन कैसे करते हो, यानी कि जो पैसा जो फॉरेन एक्सचेंज आपने अवेल करा है ऑथराइज्ड डीलर से, आप उस पर्पस का, उस पैसे का इस्तेमाल उसी पर्पस के लिए करोगे जिस पर्पस के लिए आपने उस पैसे को अवेल करा है, और किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड हाँ, अगर आप उस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो देन यू नीड टू सरेंडर दैट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर आपको उस अमाउंट को सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज के साथ कंप्लाई नहीं करते हो तो उसे कंट्रावेंशन माना जाएगा और वो आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है। एंड देन इट्स रिलेटेड टू सेक्शन 11 दैट डील्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पावर्स। तो आरबीआई के पास पावर है ऑथराइज्ड डीलर्स को डायरेक्ट करने के लिए कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड, ये इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करो, तो इसके रिलेटेड डायरेक्शन दे सकता है। एंड अगर कोई ट्रांजैक्शंस को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगती है आरबीआई को तो उसे बंद भी कर सकता है, उन्हें स्टॉप कर सकता है। एंड साथ के साथ जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी इम्पोज की जा सकती हैं, रेगुलेशंस बनाई जा सकती हैं। एंड अगर कोई पर्सन कंप्लाई नहीं करता तो उस केस में 10,000 रुपीज की पेनल्टी लग सकती है। एंड इन केस अगर पर्सन कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन करता है तो 2,000 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी पड़ सकती है। अगर भाई आप बात नहीं मानते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के तो ये पेनल्टी पड़ सकती है। अब सेक्शन 13 भी जो है
वो बात करता है रिलेटेड टू पेनल्टीज फॉर द कंट्रावेंशन। यानी कि अगर आप फेमा के प्रोविजन के साथ, एक तो होता है ना कि आप डायरेक्शन को नहीं माना, तो ये वाली पेनल्टी पड़ गई कि आरबीआई ने कहा था इन्फॉर्मेशन दो, लेकिन आपने नहीं दी, राइट? लेकिन दूसरा होता है कि जब आप फेमा की गाइडलाइंस को ही फॉलो नहीं कर रहे हो, उनके साथ ही कंट्रावीन कर रहे हो, रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं किया, तो उसके केस में अगर अमाउंट नोन है, जहां पर अमाउंट क्वांटिफाइबल है, वहां पर आपके ऊपर 3 गुना तक लगान पड़ सकता है। यानी कि 3 गुना तक का आपको फाइन पड़ सकता है, पेनल्टी पड़ सकती है। और जहां कहीं अमाउंट नॉन क्वांटिफाइबल है, नहीं पता भाई कितना अमाउंट था उसमें, 2 लाख तक का पेनल्टी पड़ सकती है। और भाई जहां पर कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन होगी, वहां पर 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी आपके ऊपर पड़ सकती है। एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, क्यों नहीं मान रहे हो बात, तो ये चीज जरूरी हो जाएगी। देन फिर बात आती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। अब देखो क्या की फंक्शंस है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में इन केस ऑफ द फेमा, उसको समझना जरूरी है। सो ईडी जो है वो एक प्राइमरी एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करेगी, एनफोर्स करेगी वायलेशंस को अंडर द फेमा 1999। जो फेमा है वो एक सिविल लॉ है, और इसीलिए ईडी की जो पावर्स हैं फेमा में वो सिविल नेचर की हैं। पीएमएलए के अंदर पावर जो होती है वो क्रिमिनल नेचर की होती है, लेकिन फेमा के अंदर जो पावर है वो सिविल नेचर की है। तो इन्वेस्टिगेट करना कंट्रावेंशन को, ये ईडी का काम है। और साथ ही साथ ईडी जो है वो शो कोज नोटिस भी दे सकती है, और एडजुडिकेट भी कर सकती है प्रोसीडिंग्स को, यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है ईडी। एंड साथ ही साथ ईडी के ऊपर, ईडी के पास पावर्स भी हैं कि इंपोज कर सकती है पेनल्टी। देखो फेमा के तहत अगर देखें ना, तो ईडी डायरेक्टली प्रपोज नहीं कर सकती, पेनल्टीज को इंपोज नहीं कर पाएगी, लेकिन पेनल्टीज इंपोज की जाएंगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा। लाइक वो किसके बेस पर, जो ईडी ने इन्वेस्टिगेशन करी है उसके बेस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। सो डायरेक्टली नहीं कर सकती, लेकिन इनडायरेक्टली कर सकती है। एंड ईडी के पास पावर है सो एज टू सर्च, सो एज टू सीज, सिविल नेचर के आपके पास यहां पर आप लगा सकते हो। एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस भी हो सकती है, एक रोल प्ले करती है ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करने में जहां पर कंपाउंडिंग हो सकता है। एंड कंपाउंडिंग अथॉरिटी जो होगी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर ईडी के पास होगी, नेचर के बेस के ऊपर की क्या सिस्टम है। एंड दैट्स इट। तो ये अलग अलग फंक्शंस हैं, और साथ ही साथ ये कोऑर्डिनेट करती है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ भी, लाइक इंटरपोल के साथ, एफआईयू आईएनडी के साथ, टैक्स अथॉरिटीज के साथ, या फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ। ठीक है, तो दैट्स आल्सो वर्क व्हिच इज बीइंग डन बाय ईडी। सो दीज ऑल थिंग्स आर बीइंग डन बाय द ईडी। क्लियर है चीज? नाउ after that it's related to compounding of the offenses. सो लेट्स टेक द केस की वायलेटर अप्लाई करता है आरबीआई के पास कि कंपाउंडिंग हो रही है, तो उसके केस में आरबीआई जो है वो रिव्यू करेगा, इवेल्युएट करेगा नेचर को, वायलेशन कितनी है, एंड देन उसके बाद पेमेंट ऑफ कंपाउंडिंग फी करनी पड़ेगी, सेटलमेंट होगी, एंड क्लोजर कर दिया जाएगा ताकि लेंथी लिटिगेशन ना हो। नाउ लेट्स हैव लुक एट द रोल ऑफ द एडी कैटेगरी 1 बैंक, यानी कि ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 जो बैंक है उनका क्या रोल रहता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, जो एडी कैटेगरी 1 बैंक होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथेंटिकेट करना ट्रांजैक्शन की लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन ये है या नहीं है, वो एडी 1 कैटेगरी 1 बैंक का कामकाज होता है। कस्टमर के क्रेडेंशियल्स को चेक करना, ड्यू डिलिजेंस रखना कि सोर्सेज ऑफ फंड क्या है, पर्पस क्या है ट्रांजैक्शन का, उसका वेरिफिकेशन करना, और केवाईसी कंप्लायंस रहना भी किसका काम है, ये एडी 1 का ही काम है। देन ये भी चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो वो एलआरएस के, यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के जो दायरा है, 2,50,000 यूएसडी का कैप है एक फाइनेंशियल ईयर का, उसी के अंदर ट्रांजैक्शन हो, ये किसका काम है, डेट्स रिलेटेड टू द एडी कैटेगरी 1 बैंक। नो पैन को मैंडेटरी माना गया, यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जितनी भी आपकी एलआरएस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रहेंगी, पैन कार्ड का होना मैंडेटरी है। पैन कार्ड के बिना ट्रांजैक्शन नहीं होगी, चाहे कितना भी अमाउंट हो, एंड दैट इज नॉट नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट फॉर द रेमिटेंस ट्रांजैक्शंस, रिमिटिंग द ट्रांजैक्शंस अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अब आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत कब पड़ेगी? देखो एलआरएस के तहत एक लिमिट है, और एलआरएस के तहत जो लिमिट है दैट इज रिलेटेड टू 2,50,000 यूएसडी, ये पर फाइनेंशियल ईयर का लिमिट है, और एक क्यूमुलेटिव लिमिट है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो सकती है ट्रांजैक्शंस की, लेकिन टोटल अमाउंट जो है वो 2,50,000 यूएसडी से ज्यादा का नहीं हो सकता है। और इनकेस अगर आपका अमाउंट इससे ज्यादा एक्सीड करता है, देन यू आर टू टेक द परमिशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। एंड साथ ही साथ ट्रांजैक्शन अगर शेड्यूल 1 से रिलेटेड है, बिकॉज ना वी आर हैविंग डिफरेंट शेड्यूल्स, तो 3 तरह के शेड्यूल होते हैं। लेट मी जस्ट टेल यू। जैसे एक शेड्यूल है SCH1, शेड्यूल 1 है। अब शेड्यूल 1 में वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जो नॉन परमिसिबल रेमिटेंसीज हैं, यानी कि प्रोहिबिटेड जो रेमिटेंसीज होती हैं। जैसे मान लो कि आपने FCCBs को परचेज करना है जो कि इंडियन कंपनीज के द्वारा इशू किए गए हैं अब्रॉड, राइट? फॉरेन करेंसी जो आपके बॉन्ड्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, या रेमिटेंस करनी है टुवर्ड द बैंड एंड प्रोस्क्राइब्ड मैगजीन्स, या फिर आपने लेट्स से रेमिटेंस करनी है बाहर रिलेटेड टू लॉटरी विनिंग्स, या फिर रेमिटेंस करनी है फॉर द परचेज ऑफ द लॉटरी टिकट्स, वो भी अलाउड नहीं है। या आपने रेसिंग में इनकम जीती थी, राइडिंग में इनकम जीती थी, किसी और हॉबी से इनकम जीती थी, उसको आपने बाहर भेजना है, वो भी अलाउड नहीं है। सो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो शेड्यूल 1 में कवर्ड है। देन शेड्यूल 2 में वो चीजें कवर्ड होती हैं जिस केस में आपको एक प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होगा, मिनिस्ट्री होगी, पहले वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर ट्रांजैक्शन कर पाओगे। वो कवर होते हैं शेड्यूल 2 में। और शेड्यूल 3 में वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो परमिसिबल हैं अंडर द डेलीगेटेड पावर्स ऑफ द AD, यानी कि ऑथराइज्ड डीलर को अलाउड है कि भाई ये ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन के लिए तो नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, जहां पर ट्रांजैक्शंस अलाउड है और जहां पर अप्रूवल रिक्वायर्ड है, वहां पर अप्रूवल लेके कर लो। जो अलाउड है वो गाइडलाइंस के तहत कर लो। जैसे अलाउड कौन सी ट्रांजैक्शंस है? आप बाहर घूमने जा रहे हो अदर देन नेपाल भूटान, तो भाई आप पैसा ले सकते हो। अगर आप गिफ्ट या डोनेशन करना चाहते हो तो भी आप भेज सकते हो। अगर आप अब्रॉड एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, एमिग्रेशन पर्पस के लिए जा रहे हो, मेंटेनेंस के लिए पैसे भेज रहे हो, ट्रैवल के लिए जा रहे हो, या फिर किसी पेशेंट के साथ एज एन अटेंडेंट बन के जा रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो ये सब चीजें अलाउड है, शेड्यूल 3 में शामिल है। तो जनरल गाइडलाइन यही कहती है कि पैन कार्ड मैंडेटरी है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, और जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स हैं उनको एक एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क अपना गाइडलाइन बनानी पड़ेगी कस्टमर इंटरफेस को लेकर के, ताकि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रेगुलेटरी प्रोविजन के अंडर ही हो, उससे ज्यादा ना अमाउंट हो जाए। तो ट्रांजैक्शंस फ्रीली अलाउड हैं किस अमाउंट तक? 2,50,000 USD पर फाइनेंशियल ईयर के लिए। आपको कितनी भी ट्रांजैक्शंस अलाउड है उतनी ट्रांजैक्शंस करो, लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए, तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। देन इट्स रिलेटेड टू LRS। होता क्या है LRS के बारे में ही तो हम तब से बात कर रहे हैं। इट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो एक फैसिलिटी है जहां पर अलाउ किया गया है कि जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं वो बाहर पैसा रिमिट कर सकते हैं अप टू एन अमाउंट ऑफ 2,50,000 USD पर फाइनेंशियल ईयर, एंड दिस इज द स्कोप ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो इसमें कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन भी अलाउड है। और अगर आप विद इन द स्कोप पैसा बाहर भेज रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन आपसे अलग से नहीं पूछा जाएगा। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इसमें अलाउड है, यस अलाउड है। माइनर्स भी अलाउड है, यस, थ्रू गार्डियन, नेचुरल गार्डियन, वो अलाउड है। क्या सोल प्रोप्राइटर्स भी अलाउड है? यस अलाउड है। पर्सनल लिमिट एप्लीकेबल होगी, बिजनेस के लिए अलग से कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि LRS इज एप्लीकेबल फॉर द इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस के लिए नहीं है। अब कंबाइंड लिमिट होती है LRS के लिए, कोई अलग से लिमिट नहीं होती है। इस लिमिट में ट्रैवल के लिए एक्सपेंसेस, एजुकेशन के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स, गिफ्ट एंड डोनेशन के लिए एक ओवरऑल लिमिट रखी गई है। 2,50,000 USD को लेकर के ये लिमिट रखी गई है। अब इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फ्रीक्वेंसी लिमिट। तो जैसे मैंने आपको बताया, चाहे ट्रांजैक्शन एक में 2,50,000 USD भेज दो, चाहे 1,000 ट्रांजैक्शंस में बाहर भेजो, उसका इशू नहीं है। आप फ्रीक्वेंसी कितनी भी रखिएगा, लेकिन ओवरऑल क्यूमुलेटिव अमाउंट जो आप कर रहे हो रिमिट, वो टोटल अमाउंट 2,50,000 USD से ज्यादा नहीं होना चाहिए। करेंसी यूजेज का बात करते हैं, या फॉरेन करेंसी यूजेज के रूल्स को देख लेते हैं। तो अगर आप ट्रेवल पर्पसेस के लिए जा रहे हो तो कैश आपको कितना मिलेगा, फॉरेक्स कितना मिलेगा कैश के बदले में? वो 50,000 के अमाउंट तक का मिल सकता है। उसके ऊपर की अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, बियॉन्ड ट्रांजैक्शन अगर कोई भी होगी, वो अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन होगी, वो सीधे ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। और अगर हम एक्सेस अमाउंट की बात करते हैं तो अकाउंट के थ्रू डेबिट होगा एंड फर्दर, या फिर आप प्रीपेड कार्ड लोगे। कार्ड यूजेज की बात करें तो करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए आप बाहर पैसे का इस्तेमाल
कर सकते हो। अगर अनयूटिलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज आपके पास है, यानी कि ऐसा पैसा जो अनयूटिलाइज्ड है, आपने पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसे सरेंडर करना पड़ेगा विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 180 डेज। 180 दिन के अंदर जब भी आप इंडिया में वापस आ जाओगे, तो उसे आपको सरेंडर करना पड़ेगा ऑथराइज्ड डीलर के पास। एंड ये अप्लाई होगा इन कैश फॉरेन एक्सचेंज जो आपने यूटिलाइज नहीं किया है अब्रॉड में, उसके ऊपर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं जो जरूरी बन जाता है, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आप पूरी तरह से रिलीज करवा सकते हो फॉरेन करेंसी नोट्स की फॉर्म में, एक पर्टिकुलर कैश लिमिट में आप ले सकते हो। यानी कि अगर आप हज पिलग्रिम हो और हज कमेटी आपको अलाउ करती है तो कोई कैश लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान रशिया फेडरेशन में जा रहे हो तो आपको पूरा पैसा मिल सकता है, तब भी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप इराक या लिबिया जा रहे हो तो उसके केस में आपको मैक्सिमम फॉरेन करेंसी नोट 5,000 यूएसडी तक के मिलेंगे, और बाकी फॉरेन कंट्रीज के लिए ये अमाउंट 3,000 यूएसडी तक का लिमिटेड है। नो, एलआरएस स्कीम मैंने आपको बताया इंडिविजुअल्स के लिए है, सिर्फ इंडिविजुअल्स एलिजिबल होते हैं, ना कॉर्पोरेट्स, ना पार्टनरशिप फर्म्स, ना ट्रस्ट, ना एचएफ, कोई भी इन ट्रांजैक्शंस को नहीं कर पाएगा। देन आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू द टीसीएस, दैट इज द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की गाइडलाइंस क्या रहती हैं कि जो कोई भी रेमिटेंस होती है अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, उसके ऊपर टीसीएस लिया जाएगा। एंड रेट जो है वो पर्पस के ऊपर, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। लाइक एजुकेशन और मेडिकल पर्पस के लिए कंसेशनल रेट्स हैं, अदर पर्पसेस के लिए स्टैंडर्ड रेट्स हैं। एंड क्लेमेबल होता है टैक्स क्रेडिट के रूप में, यानी कि बाद में आप उसको क्लेम कर सकते हो, आपको टैक्स क्रेडिट उसके लिए मिल सकता है। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट यहां पर आपको समझने जरूरी है। आज के वीडियो में खैर इतना ही, लेकिन अगली वीडियो में इसी से रिलेटेड टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो से रिलेटेड तो आपको लिखना है अपडेट्स, और अपडेट्स लिख करके व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।